माँ भारती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो बेटा? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने संधि का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने स्वर संधि है वो कंप्लीट कर ली थी। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम व्यंजन संधि को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजन होते क्या हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन ऐसे वर्ण जो बिना स्वरों जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन कहते हैं। अगर बात करें व्यंजन होते कितने हैं, तो व्यंजन हमारे 39 होते हैं, यानी 39 होते हैं कुल व्यंजन। बात करें मूल व्यंजन की, तो मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं, यानी कुल व्यंजन कुल व्यंजन हमारे 39। अगर मूल व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। इन्हीं मूल और कुल व्यंजनों को मिला जुला कर आज की जो क्लास हमारी रहेगी, तो इसके अंदर ना केवल हम संधि को पढ़ेंगे बल्कि संधि को पढ़ने के साथ साथ हम व्यंजनों की क्लास है वो हमारी साथ साथ रहेगी। तो आपके जो व्यंजन है सारे वो भी आपको एक बार क्या है रिकॉल यहाँ पे हो जाएंगे। क्या होता है कि जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको हम भूल जाते हैं, हमारे माइंड से ये चीज़ें स्किप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। क्यों? हम क्या करते हैं, हम अपने डीप स्टडी के अंदर इतना खो जाते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको हम माइंड से स्किप वो कर जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि व्यंजन है वो कितने होते हैं और कौन सा व्यंजन है वो किस प्रकार का होता है, स्पर्श कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, नहीं पता होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं पता है फिर भी हम क्या करेंगे, हम संधि के साथ साथ इन व्यंजनों को भी जीरो से स्टार्ट है वो करेंगे और प्रत्येक व्यंजन के साथ आपको रूबरू करवाया जाएगा। व्यंजन संधि को करने के साथ साथ हमें प्रत्येक शब्द से भी क्या होना पड़ेगा, साक्षात है वो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमें व्यंजनों की पहचान ही नहीं होगी तब तक हमारी जो संधि है या जो व्यंजन संधि है उसको हम ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर क्या रहेगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि डेफिनेशन 3 तरीके से लिख सकते हो, यानी व्यंजन प्लस में व्यंजन, व्यंजन प्लस में स्वर, व्यंजन प्लस में स्वर प्लस में व्यंजन। ठीक है, यानी व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वहां पे हमारी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन के बाद स्वर आने पे जो परिवर्तन होता है वहां पर भी हमारी व्यंजन संधि होती है, या स्वर के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वहां पर भी हमारी व्यंजन संधि होती है। अब बात आती है कि क्या व्यंजन संधि के कोई उपभेद होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता। ओनली व्यंजन संधि के रूल है वो अलग अलग तरीके के होते हैं और उन्हीं रूल्स को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। देखो बेटा, व्यंजन संधि थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन सबसे आसान अगर संधि मान देखी जाए तो सबसे जो आसान है वो विसर्ग संधि होती है, उसके बाद व्यंजन संधि होती है, और सबसे टफ अगर बात की जाए तो वो स्वर संधि की होती है। लेकिन क्या होता है, जब हम स्वर संधि को ढंग से कर जाते हैं तो व्यंजन संधि के जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि के अंदर हम हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या होता है, फर्स्ट रूल के अंदर हम पढ़ेंगे सघोष और अघोष व्यंजन के बारे में। ठीक है, यानी सघोष और अघोष व्यंजन। आज हम दो ही रूल इसके पढ़ेंगे, दोनों रूल के अंदर आपको ये शब्द देखने को मिलेगा सघोष और अघोष।
आपको पता होना चाहिए कि सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। देखो व्यंजन का जब हमने वर्गीकरण किया था तो जो कंपन या नाद के आधार पे अगर व्यंजन के हमने टाइप दो पढ़े थे, एक पढ़ा था सघोष, एक पढ़ा था अघोष। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है वो तो होता है सघोष, और जिनमें कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता वो होते हैं हमारे अघोष। अब बात आती है कि सघोष व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सघोष व्यंजन की बेटा बात करें तो ये हमारे 36 होते हैं, और अघोष करें तो ये हमारे 13 होते हैं। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। सघोष 31 और अघोष 13, यानी 13 का उल्टा 31 और 31 का उल्टा 13। अब बात करते हैं कि सघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं यहाँ पे एक बार इनको लिख देती हूँ, क्योंकि जब तक हम इनको लिखेंगे नहीं तब तक हमें ये पता नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, ठीक है। सघोष व्यंजन में होता है हमारा, जैसे मैंने लिखा क ख ग ग अंग ज छ ये हमने यहाँ पे व्यंजन लिख दी, ठीक है। अब हमें पता करना है कि सघोष कौन से होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसको ट्रिक के द्वारा समझो। देखो तीसरा चौथा और पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ण का, ये है हमारा क वर्ग, ये है हमारा च वर्ग, ये है हमारा ट वर्ग, ये है हमारा त वर्ग, और ये है हमारा प वर्ग। तो देखो बेटा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, यानी ये वाले, ये होते हमारे सघोष, ठीक है। इसके अलावा य र ल व, ये भी हमारे कौन से होते हैं, सघोष। तो यानी 25 15 तो ये हो गए, देखो 3 6 9 12 15, प्लस में 1 2 3 4 और एक हमारा है भी क्या है, सघोष है। तो 5 ये हो गए, प्लस में 11 स्वर, 11 स्वर। टोटल संख्या देखो क्या हमारी 31 बन रही है, यानी ये हमारे सघोष व्यंजन है। इसके बाद जो बच गए वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे अघोष व्यंजन है, वो होते हैं। अब बचा कौन सा है, सबसे पहले देखो 2 4 6 8 10, 10 तो ये बच गए, यानी पहला दूसरा, तो ये टोटल कितने हो गए 10, प्लस में से प्लस में 3, यानी 13। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। स हमारे अघोष होते हैं, स्वर सारे सघोष होते हैं। इसके अलावा य र ल व और है हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप एक बार कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें रिकॉल रह जाए। क्यों, क्योंकि जब हम अगला जो रूल पढ़ेंगे हम, वो इन्हीं से रिलेटेड हमारा रूल है वो रहेगा। बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सीधी ट्रिक क्या है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला दूसरा अघोष, ठीक है। उतार लो इसको एक बार। अब देखो अब बात करते हैं हम नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1, इसमें क्या होता है, इसमें हम रूल पढ़ेंगे, पहले का तीसरा बनाना है, तीसरे का पहला बनाना है। मतलब क्या है,
यदि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अघोष है तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण सघोष है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आया है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। इसको ध्यान से पढ़ो पहले, पढ़ने के बाद हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको रूल समझ में आ गया है तो आपको ट्रिक इससे पहले समझ में आ जाएगी। कैसे लिखेंगे इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला, सबसे पहले हम पहले को लेके चलेंगे, यानी अगर हमारा प्रथम पद में क आ गया, च आ गया, ट आ गया, त और प, इसके बाद, इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, सघोष आ जाए। क्या आ जाए, इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, सघोष व्यंजन आ जाए, सघोष। तो क्या होगा, पहला तो गैन में बदल जाएगा, यानी तीसरे के अंदर में चेंज करना है। ठीक है, एक से तीसरा, च छ ये हमारा जय में बदल जाएगा, डे में, और ये पे हमारा पे वे में बदल जाएगा, यानी इसी वर्ण का तीसरा वर्ण हमारा बन जाता है। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा वागीस, मैंने लिखा यहाँ पे वाक प्लस में ईस, लिखो वाक प्लस में ईस। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो कुछ नहीं करना बेटा, इसके अंदर आपको इसके अंदर चेंज करना है, तो ये बन जाएगा हमारा वागीस। क्या बन जाएगा, वागीस। इसी तरीके से अगर जैसे मैंने लिखा दिग प्लस में अंबर, दिग प्लस में अंबर, इसका बनाओ शाबाश। कैसे बनाओगे, देखो क आ रहा है, उसके बाद हमारा सघोष आ रहा है, तो क को किस में बदलना है, ओनली ग के अंदर बदलना है। तो क्या बनेगा इसका हमारा दिगंबर। क्या बनेगा इसका हमारा दिगंबर। ठीक है, वाक प्लस में जाल, इसका क्या बनाएंगे हम, इसका बन जाएगा वाग जाल। क्या बन जाएगा, वाग जाल। बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, केवल मात्र हमें प्रथम पद को देखना है कि तीसरा उसके अंदर हमें पहले को तीसरे में कन्वर्ट करना है। अगर हमारी संधि की हुई है और हमें शब्द बनाना है तो तीसरे का हमें पहला शब्द वो बनाना। जैसे मैंने लिखा सद्भाव, अब यहाँ लिख देती हूँ सद्भाव, सद्भाव। अब देखो, अब इसका बनाओ क्या बनेगा, अब ये द आ रहा है, द हमारा तीसरा है, तो इसको हमें पहला बनाना है, तो संधि करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, द का तय बनेगा, सत प्लस में भाव, सत प्लस में भाव। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जैसे यहां लिखा, मैं यहां लिख देती हूँ सद विचार, सद विचार, सदाचार, सद्गुण, सत्कर्म। अब देखो इनके अंदर, अब इसमें द द और तय आ रहा है,
अब देखो इसका क्या बनेगा, सॉरी सदकर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है, सदकर्म, सत प्लस में विचार बन जाएगा, सत्य प्लस में आचार सदाचार, ठीक है, सत्य प्लस में गुण और सत्य प्लस में कर्म। कोई चेंज नहीं किया हमने, क्या है इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, यानी इन शब्दों के अंदर, पीछे वाले के अंदर हमने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने परिवर्तन किया है तो केवल मात्र एक वर्ण के अंदर किया है, और कौन से वर्ण के अंदर, पहले का हमने तीसरा बनाया है और तीसरे का हमने पहला बनाया है। जैसे अब एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रही हूं, आप लिखो यहाँ पे जगद पिता, इसका बना के दिखाओ, शाबाश। कौन सा नियम लागू होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला नियम लागू होगा। तो क्या बन जाएगा, जगत प्लस में, जगत प्लस में पिता, ठीक है, ये है इसकी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर प्रथम पद के अंदर क च ट त प दिखाई दे जाएगा तो उसका ग ज ड द उद ये बनाना है, और कंप्लीट शब्द में या बचे हुए शब्द में या बचे हुए पद में हमें किसी भी प्रकार का चेंज हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। भगवद गीता, भगवद गीता, इसका बनाओ, क्या बनेगा, भगवत प्लस में, भगवत प्लस में गीता, ठीक है। तो ये था हमारा पहला रूल, यानी पहले का जो तीसरा है वो हमें बनाना है और तीसरे का हमें पहला बनाना है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो रूल हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, अब ये तो पहले का तीसरा था, अब दूसरा पढ़ेंगे, पहले का तो पांचवा बनाना है और पांचवा आ जाए तो उसका पहला बनाना है। यानी अगर क च ट त प इनके बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है, अनुनासिक वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए तो ये क्या है, अपने ही वर्ण का पांचवा बन जाएगा, तो इसका ये तो ये बन जाएगा, च किस में बन जाएगा, ये में, ट है वो अणे में, त है वो न में, और प है वो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रथम पद के अंदर यानी प्रथम पद में प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई पंचम वर्ण आ रहा है या ये कह दो अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो वो वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण के अंदर परिवर्तित है, वो हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल में यहाँ लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा षट प्लस में मुख। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या देखनी है, क्या हमारा प्रथम पद में ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो से, तो ट को हमें अणे के अंदर, अणे तो मुख का मुख, षणमुख, यानी ये क्या है हमारा पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण या अनुनासिक भी बोल सकते हैं उसको, अनुनासिक, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा सडानन, षण मुख, इसी तरह से मैंने वाक में, वाक प्लस में इसका बनाओ, क्या बनेगा, हमें इसके अंदर चेंज करना है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आगे वाले शब्द में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या बनेगा, वांग में, ठीक है, वांग में। ये हमारे क्या है, सही संधि जो की है वो शब्द है, यानी ये संधि विच्छेद था और ये हमने इसकी सही संधि है वो की है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने लिखा
अब देखो जगतनाथ, यानी हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है जगतनाथ को। तो इसका बनेगा जगद प्लस में नाथ, जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, जगतनाथ नहीं जगन्नाथ बनेगा बेटा इसका। जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, सट प्लस में माथुर। एक और लिख देती हूँ, इसका बनाओ शाबाश, तत् प्लस में हमें इसके अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो तय का पंचमण न होता है तो इसका बनेगा तन्मय। बताओ दिक्कत कहाँ रही है। अगर आप रूल्स पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। संधि को करने की एक ट्रिक होती है, अगर हम शब्दों के ऊपर फोकस करते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं ढंग से, तो हमारी संधि गलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रथम पद के बाद यदि हमें कोई अनुनासिक वर्ण दिखाई दे जाता है तो हमें उसका उसी वर्ण का पांचवें अक्षर के अंदर हमें चेंज करना होता है। जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं यहाँ पे, इसी चीजें आपको क्या है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा प्रागमुख, प्राग प्लस में मुख। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा प्रांग मुख। ठीक है, प्रांग मुख। इसी तरीके से इसका बनाओ उन्नायक है, न आ रहा है तो न किसका पांचवा होता है, तय का होता है, तो उप प्लस में नायक हमारा क्या बन जाएगा, सही संधि है वो बन जाएगी। ठीक है, ये था बेटा हमारे व्यंजन संधि के जो दो रूल आज हमने पढ़े, पहले का तीसरा और तीसरे का पहला, और पहले का पांचवा और पांचवें का पहला। पहले का तीसरा हम कब बनाते हैं और पहले का पांचवा हम कब बनाते हैं। अगर पहले का पांचवा उन्हीं शब्दों का बनेगा जिसके अंदर प्रथम पद के तुरंत बाद अनुनासिक वर्ण होता है, तो वो अपने ही वर्ण के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। और पहले का तीसरा वहां पे बनेगा अगर अघोष के बाद सघोष व्यंजन आ जाता है, तो पहले का तीसरा हमें बनाना होता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्किप करती हूँ, और आगे की क्लासेज के लिए हम कल से इनको कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो रूल्स इसमें बच गए वो बेटा हम कल करेंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी ही हमें संधि वो ज़्यादा आने लग जाएगी। क्योंकि जब तक संधि नहीं आएगी तब तक आगे ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आगे के टॉपिक तो हमें वैसे ही नहीं आएंगे। संधि से ही तो हमारे समास निकलेंगे, और संधि से हमारे उपसर्ग और प्रत्यय वो निकलेंगे। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। तो हैप्पी 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 एंड हैव ए नाइस डे। खुश रहो, मस्त रहो, खेलते कूदते रहो, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखो। ठीक है बेटा।